नमस्कार, हम हिमांशु पांडे दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला में हमने 4 पार्ट बताए थे। 4 पार्ट के बाद तुम्हारा 5वां जो पार्ट था उस पे सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला का क्वेश्चनायर करवाया था। मतलब जितने भी तुम्हारे स्वरों पर आधारित क्वेश्चन थे वो सारे हमने बताए थे। एक्स वाई जेड जितने भी बन रहे थे या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे सारे हमने बताए थे। ख्याल ख्याल कर, क्योंकि मेन मोटिव हमारा यूपी पेपर है, तो यूपी पर आधारित या यू कोई भी मतलब हो, तो जितने भी स्वरों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो हमने आल टू आल तुमको सारे के सारे बताए। स्वरों में हमने तुमको उनके भेद बताए, बांटना बताया, स्वरों को क्या कहा गया, या शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, शुद्ध स्वरों की या टोटल स्वरों की संख्या कितनी है। तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 थी, कुल स्वर तुम्हारे 11 थे, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 थी। और ये हमने नहीं बताया था कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल वर्ण हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 एक बार पहले देख ले कौन कौन से हमारे होंगे, उसके बाद तो हम आपको व्यंजन टोटल व्यंजन बताएंगे जहां तक वीडियो पहुंचेगी। उसके पहले सबसे पहले तो हम कंप्लीट करते हैं कि हमारे 52 वर्ण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर 52 वर्ण में उठाया जाए तो सबसे पहले है तो हमने बताया था स्वर। तो कुल स्वर तुम्हारे कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या 11 11 हो गई। उसके बाद तुम्हारे 2 अयोग हुआ। क्या? 2 अयोग हुआ। 2 अयोग हुआ के बाद में तुम्हारे 25 स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजनों के बाद में 4 तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन, 4 तुम्हारे ऊष्म व्यंजन, 4 तुम्हारे संयुक्त व्यंजन और प्लस तुम्हारे 2 द्विगुण व्यंजन। फिर से एक बार देख लेना, 11 तुम्हारे स्वर, 2 तुम्हारे अयोग हुआ, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन, 4 तुम्हारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का अन्य नाम संघर्षी व्यंजन, 4 तुम्हारे संयुक्त व्यंजन और 2 तुम्हारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम पूछे तो उत्क्षिप्त व्यंजन। तो एक बार इनको काउंट करके देखते हैं क्या हमारे 52 है। तो तुम्हारा 2 1 3 3 3 और 5 8 8 4 12 12 4 16 16 16 4 20 20 2 22 2 लगा 2 हासिल तुम्हारे मिले। तो 2 2 4 और 1 5 टोटल कितने आए? 52। तो अब हमारे टोटल वर्ण कितने हो गए? तो 52, इसमें से 11 स्वर, 2 अयोग हुआ, 25 तुम्हारे स्पर्श व्यंजन, 4 तुम्हारे ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 2 तुम्हारे द्विगुण व्यंजन। तो सबसे पहले चलते हैं व्यंजन पर। तो मतलब जो स्वरों पर आधारित या स्वर से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस लिखी है हमारे पास, परिभाषाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख के बाहर निकलने वाली हवा को, मतलब मुख के बाहर निकलने वाली हवा को मुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वे क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती है। अगला देखो लिखा हुआ है, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। मतलब जितने भी तुम्हारे व्यंजन हैं ये स्वर से ही मिलकर के बने हैं, बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ हमेशा होगा। क्या होगा? छोटा आ है। छोटा आ के बिना में, बिना छोटा आ के व्यंजन असंभव तुम्हारे, या बिना स्वर के तुम्हारे ये असंभव है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या देख लेते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वैसे अगर कुल व्यंजन पूछे, टोटल व्यंजन, तो टोटल व्यंजन तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 39। क्योंकि 52 तुम्हारे वर्ण है, उसमें से 11 तुम्हारे स्वर निकल गए, 2 अयोग वह निकल गए, 13 निकल गए। 52 से 13 गए तुम्हारे, तो कितने बचे? तो उसी आधार पर टोटल व्यंजन पूछे जाए तो टोटल व्यंजन तुम्हारे 39। वैसे तुम्हारे व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो तुम्हारे कितनी है? 33 है। कहां से कहां तक है देख लो, का है, खा है, गा घा रा, चा छा जा झ या, टा ठा ड ढ रा, ता 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 था द ध ना,
फिर है तुम्हारा पा, फा, बा, भा, मा, और या, रा, ला, वा, शा, शा, शा और हा। ये तुम्हारे व्यंजन हो गए कितने? मूल व्यंजन, या मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मतलब स्पर्श व्यंजन में जितने भी आते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जितने भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं वे तुम्हारे व्यंजन में काउंट होते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होता है, ये भी तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा? व्यंजन के अंतर्गत आएगा। उस व्यंजन मतलब तीनों प्रकार की शा और हा। तो इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। क्यों? देख लेना, 25 तुम्हारे स्पर्श व्यंजन, 4 तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन, 4 और 4 तुम्हारे उष्म व्यंजन। अगर इनको काउंट किया जाए, 4 4 8 8 5 13 के 3 2 और 1 3 33 आए, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। ठीक। और ये संयुक्त व्यंजन जो हमने बताया था, तो ये छ, त्रंग या उत्रा होता है। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है, ड और ढ होता है। उन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हमने हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? मूल संख्या तुम्हारी 33 बताई, कुल बताई कितनी? 39। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, या एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं कि ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख के बाहर निकलने वाली हवा को मुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो वे व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव नहीं है। ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला, अब व्यंजनों का नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग क्या तुम्हारी रहेगी? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, तो व्यंजनों का वर्गीकरण 7 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है व्यंजनों का वर्गीकरण? तो व्यंजनों का वर्गीकरण 7 प्रकार से होता है। नंबर 1, कंठ, मतलब जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के समय जो हमारी वायु है या गले से खींच कर आए, जैसे क, ख, ग, घ, ढ और ड़। तो का वर्ग तुम्हारा जितना भी होगा, ये क्या होगा? कंठ होगा। अगला वर्ग है ताल, या इसे बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? ताल, मतलब जिनको बोलने के लिए जीभ हमारे तलवे को स्पर्श करे, ऊपर वाले तलवे को स्पर्श करे। तो जैसे तुम्हारा चा, छा, झा, या और या है, तो इसको देखो, इनका उच्चारण करो अपने मन से, सभी लोग करो। जैसे चा बोला जाए, चा, तो जीभ का जो इस मूल बिंदु है या अग्रभाग है, ये देखो ऊपर वाले तलवे को स्पर्श कर रहा है। जब हमारी जीभ ऊपर वाले अग्रभाग से, मतलब ऊपर वाले तलवे को स्पर्श करेंगे, तो वहां पर तालव्य होगा, मूर्धन्य। मतलब जब जीभ का आकार डमरू के आकार का हो, जीभ का भाग डमरू के आकार का हो, वे वर्ण हमारे मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे टा, ठा, ढ, ढ, ड़। इनको सबको बोलने के लिए किसका प्रयोग होगा? मूर्धा का प्रयोग होगा। रा और शा भी दिया हुआ है, देख लेना ध्यान से। मूर्धन्य वाले क्या कहलाएंगे? या मूर्धन, मतलब जब जीभ का आकार तुम्हारे डमरू आकार का हो, तब वहां पर मूर्धा होगा, दंत। तब जीभ का अग्रभाग हमारे दांतों को स्पर्श करे, जीभ का अग्रभाग हमारे दांतों को स्पर्श करे, वहां पर दंत होगा। देख, जैसे अगर पढ़ा जाए ता, ध, ता, ध, ना, ला और शा, ये हमारे किस में आएंगे? तो दंत में आएंगे। उच्चारण के आधार पर हम बता रहे हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में, उच्चारण के आधार पर ध्यान से लिखना अपना सब लोग। और अगला फिर हेडिंग है ओष्ठ, मतलब जिनको बोलने के लिए ओठ, हमारे दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या करें? एक दूसरे को स्पर्श करें, वहां पर ओष्ठय होता है। जैसे पा, भा, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। अगला है नासिक, प्रत्येक वर्ग का पश्चाक्षर। ये तुम्हारे भैया लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पश्चाक्षर तुम्हारा नासिक व्यंजन कहलाता है। अगला दंतोष्ठय। सातवां तुम्हारा प्रकार है दंत प्लस ओष्ठय। दंत और ओष्ठय में तुम्हारा क्या आएगा? वह आएगा। अगला है ना, जैसे कि अगला नोट्स करके हमने लिख रखा है कि ना, शा, ला, कु। जो ना है, शा है, ला है, कुछ संस्कृत भाषा में वर्तस्य कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? वर्तस्य कहा जाता है। ना, शा, ला,
को संस्कृत भाषा में वर्तस्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। अगला कह रहा है नासिक को द्विस्थानिक वर्ण कहा जाता है। जो तुम्हारे नासिक के वर्ण थे इनको क्या कहा जाता है? द्विस्थानिक वर्ण भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? द्विस्थानिक वर्ण भी कहा जाता है। अगला तुम्हारा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राणत्व के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर था। अब अगला पॉइंट है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 होता है तुम्हारा अल्प प्राण, नंबर 2 होता है महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिनका मतलब बोलने में या उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकले। जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकले या अल्प मात्रा में निकले, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिनका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा थोड़ी ज्यादा निकले या अधिक निकले, वे हमारे महाप्राण कहलाते हैं। तो एक बार इधर देख लेते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में डालेंगे प्राण वायु उच्चारण में फेफड़ों से वायु अल्प निकले। क्या निकले? अल्प निकले। देख लेना लिखा हुआ है, जो या तो हमने पहली बोली थी वो लिख लेना। प्राण वायु उच्चारण में फेफड़ों से वायु अल्प निकले, वहां पर अल्प प्राण होता है। या तो आप ये लिख लेना कि मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकले, उन्हें हम श्वास वायु की मात्रा कम निकले, वहां पर अल्प प्राण होता है। वहां पर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये तुम्हारा प्रत्येक वर्ग का मतलब जो स्पर्श व्यंजन होते थे, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का 135 बोले तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, सॉरी हमने पहला दूसरा तीसरा नहीं बताया था। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग हमारा अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। प्लस तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन, प्लस क्या? अंत्यस्थ व्यंजन। अगर हम बात करें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, जैसे ये तुम्हारे लिखे हुए, हमने मान लिया, हमने उनको बांटा था, तो हमारा का से लेकर के मां तक जहां भी होगा ये इनकी संख्या क्या हो जाएगी? ये स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन को हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमने हर मतलब हर पार्ट को मतलब हर एक विशेष तरीके से बांटा है, जिनको जहां पर जो होता है एक अच्छी तरीके से। तो इनको लिया, तो प्रत्येक वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग का से लेकर के पा तक, फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग। सब लोग लिख लेना अपने स्पर्श व्यंजन लिखने के बाद में इनको बना लेना। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। हमने इधर लिखा भी है, प्रथम, तृतीय और पंचम मतलब 1, 3 और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ये तुम्हारा का, गा, डा, चा, जा, या, टा, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, पा, बा, मा। और हमने क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन बोले तो या, रा, ला और व। ठीक, ये चार तुम्हारे हो गए, 11 लावा हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि अनुस्वार, अनुस्वार बताया था। तो एक तुम्हारा अनुस्वार हो गया और प्लस सभी स्वर। सभी स्वर क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। फिर से एक बार देख लेना, अल्प प्राण वे हमारे होते हैं मतलब प्राण वायु उच्चारण, मतलब प्राण वायु उच्चारण में फेफड़ों से वायु अल्प निकले, वे हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। प्लस तुम्हारा अंत्यस्थ व्यंजन, प्लस तुम्हारा अनुस्वार और सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या तुम्हारे कितनी होती है? 31 होती है। तो एक बार काउंट करके देख लेते कि हमारे 31 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 5 या 15।
तो 15 क्या हो गए स्पर्श व्यंजन वाले, प्लस तुम्हारे हमने क्या बताया था अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, प्लस तुम्हारा एक हमने बताया था अनुस्वार और सभी स्वर, क्या बताया था सभी स्वर, अगर इनको काउंट करें तो 5 4 9, 9 1 10, 1 11 का 1, हाथी लगे 2, 2 1 3, 3 1 नहीं मतलब एक वो था 1 1 2, 2 और 1 3, तो इनकी संख्या कितनी आ गई 31 आ गई। तो अगर अल्प प्राण ध्वनि की संख्या पूछी जाए तो 31 है। महाप्राण देख लेना, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकले वे हमारे महाप्राण कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का 24, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा प्लस तुम्हारा ऊष्म वर्ण, प्लस तुम्हारा ऊष्म वर्ण तो क्या कहलाएंगे महाप्राण कहलाएंगे। और इसी के अंतर्गत विसर्ग को भी रखा जाता है। महाप्राण की संख्या अगर तुमसे पूछी जाए तो तुम्हारे होती है 15, 15 हो गई। तो सबसे पहले उसमें तुम्हारा आ जाएगा दूसरा, 24 हमने बताया था दूसरा और चौथा वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं तो दो वर्ग में कितने हो गए 10 हो गए, और 4 तुम्हारे हो गए ऊष्म व्यंजन, प्लस एक तुम्हारा हो गया विसर्ग, विसर्ग हो गया। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए 10 4 14 और 1 15, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और अगला तुम्हारा महाप्राण में जो जो लेटर आते हैं वो भी हमने बना दिया इधर, तो वो भी अब अच्छे से देख लेना। आज यहीं तक क्लास, फिर अगले दिन तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अगला अघोष है सघोष है या अभी कई प्रकार के हैं, तुमको पूरी जानकारी देते हैं। तब तक के लिए आप इतना लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।